हेलो गाइस आज की हमारी वीडियो में हम प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस की एक्सेप्शंस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के ऊपर वीडियो बनाई थी कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या होता है, क्या इसका मीनिंग है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उस वीडियो को जरूर देखें, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि उस वीडियो को देखने के बाद ही आपको असल में समझ आएगा कि एक्सेप्शंस क्या है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की और एक्सेप्शन कैसी हैं। तो आइए दोस्तों, इसके साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ जी गाइस, तो गाइस मैं अपना टॉपिक जो है वो इंट्रोडक्शन से शुरू करूँगा। जो भी बताऊँगा आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। तो गाइस, जैसा कि हमें पता है कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। कोई भी अगर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ है उसको कोई भी एक्शन लेना हो, कोई भी एक्शन, तो वो एक्शन प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करके ही लेना चाहिए। अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो नहीं करती है और कोई भी एक्शन लेती है, कोई डिसीजन लेती है, तो वो एक्शन जो है, वो डिसीजन जो है वो जीरो माना जाता है, वॉइड माना जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ की बात छोड़ो, इवन जो जुडिशियल अथॉरिटीज़ हैं उनको भी प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करना पड़ता है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ नहीं है, जो हमारे कोर्ट हैं, जो जुडिशियल फंक्शन अदा करते हैं, उनको भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ को उनको भी प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को ध्यान में रखकर एक्शन लेना पड़ता है। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करना बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है, और अगर प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो किया जाए तो फिर कोई काम ही नहीं हो पाता जो काम करना हो। इसीलिए कुछ ऐसी एक्सेप्शंस हैं, कुछ अपवाद हैं जिनके अंडर हम या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ या कोई भी कोर्ट जो है वो बिना कोई, हम यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पढ़ रहे हैं इसलिए हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ की ही बात करेंगे। मैं अब कोर्ट की बात नहीं करूँगा, मैं किसी जुडिशियल अथॉरिटीज़ की बात नहीं करूँगा, मैं बात करूँगा सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ की, क्योंकि हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ही पढ़ रहे हैं। तो एक्सेप्शंस का मतलब ये होता है कि कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ हैं वो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो किए बिना ही डिसीजन दे देती है, उसको फॉलो किए बिना ही एक्शन ले लेती है, और वो एक्शन वैलिड भी होता है, उसकी वैल्यू भी होती है, वो जीरो नहीं होता। इसके पीछे जो एक्सेप्शंस हैं वो कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो हम डिस्कस करेंगे कि किन किन स्थितियों में जो है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ बिना प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो किए भी एक्शन ले सकती है। प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस मतलब बोलने का यही है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ है उसको जरूरत नहीं होती कि वो रूल ऑफ ओडी अल्टरम पार्टम को फॉलो करे, अर्थात हियर द बोथ पार्टीज, दोनों पार्टीज को सुनने की जरूरत नहीं होती एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ को। एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ बिना सुने भी डिसीजन दे सकती है और वो वैलिड होता है। कुछ स्थितियों में, कुछ परिस्थितियों में वो एक्सेप्शन है, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। अगर आपको पता नहीं है कि प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या है तो आपको समझ नहीं आएगा कि इसकी एक्सेप्शन क्या होंगी। पहले आप प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को समझ लो, मैंने वीडियो बना रखी है, उसको समझने के बाद एक्सेप्शन आपको यूं समझ आ जाएंगी। तो अगर मैं एक्सेप्शंस की बात करूं, इसका अर्थ यही होता है कि कई परिस्थितियां ऐसी हैं, कई स्थितियां ऐसी हैं, कई सिचुएशंस ऐसी हैं, उन सिचुएशंस में हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ को प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो करने की जरूरत नहीं होती, तब भी उनके द्वारा लिए गए डिसीजन, उनके द्वारा लिए गए एक्शन सारे वैलिड होते हैं। और वो स्थितियां क्या हैं, वो सिचुएशंस क्या हैं, वही हम अब डिस्कस करेंगे, अर्थात हम एक्सेप्शन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम पहले एक्सेप्शन डिस्कस कर लेते हैं। हाँ जी गाइज, तो गाइज जो सबसे पहला पॉइंट है, जो एक्सेप्शन है, वो है एक्सक्लूजन बाई स्टैट्यूटरी प्रोविजन। एक्सक्लूजन का सिंपल सा मतलब है कि एक्सक्लूड कर देना। प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को एक्सक्लूड किया जा सकता है अगर स्टैट्यूटरी प्रोविज़न में दिया गया हो। मतलब ये हुआ बोलने का, स्टैट्यूटरी प्रोविज़न का मतलब होता है ऐसे प्रोविज़न जो पार्लियामेंट ने बनाए हैं, जो लॉ है, जो रिटन लॉ है, लेजिस्लेचर ने पास किया है। अगर कोई भी लॉ पार्लियामेंट बनाती है, कोई भी लॉ जो पार्लियामेंट अगर पास करती है, उस लॉ में अगर लिखा हो कि आपको प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करना है तभी डिसीजन देना है, तो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करना मैंडेटरी होता है। अगर मान लो कोई ऐसा लॉ पास किया है पार्लियामेंट ने, जिसमें पार्लियामेंट ने कहीं साफ साफ नहीं लिखा हुआ है कि प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को आप फॉलो करो,
पर कहीं ऐसा भी नहीं लिखा हुआ है कि आपको प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करना जरूरी नहीं है, ऐसा भी नहीं लिखा हुआ है। तब भी इम्प्लाइडली यही मतलब होता है कि प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। इम्प्लाइडली आप यही लेकर चलोगे कि प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करना जरूरी है, मैंडेटरी है। लेकिन अगर किसी स्टैच्यू में, किसी रिटन लॉ में, किसी स्टैच्यूटरी प्रोविजन में पार्लियामेंट ने साफ साफ लिख दिया है कि आपको जो है प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, तब आप उसको नहीं फॉलो करोगे। जब कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जो है वो अगर बिना प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो किए डिसीजन दे देती है, कोई भी कार्य कर देती है, तो वो वैलिड कार्य माना जाएगा, उसको वॉइड नहीं माना जाएगा। पर एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो स्टैट्यूटरी प्रोविजन है ना, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होना चाहिए, अर्थात वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। अगर स्टैट्यूटरी प्रोविजन जो है, जो कि पावर दे रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज को कि बिना प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो किए आप डिसीजन दो, वो खुद ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, हमारे भारतीय संविधान के अगेंस्ट है, तब फिर जो है वो सारा जो डिसीजन होगा एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज का कार्य होगा, जो भी एक्शन होगा उनका, वो वॉइड माना जा सकता है, कोर्ट उसको जीरो कर सकता है, वॉइड कर सकता है। जैसे कि गुल्लापल्ली नागेश्वर राव का केस हुआ, गुल्लापल्ली नागेश्वर राव वर्सेस आंध्र प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। ये केस आपने सुना होगा, बड़ा लैंडमार्क केस है। इस केस में साफ साफ कोर्ट ने कहा था कि अगर स्टैच्यू में बोला हुआ है कि आपको प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, तो आप मत करो। लेकिन जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम बॉडी नहीं है हमारे इंडिया में, पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। अगर पार्लियामेंट ने जो प्रोविजन डाला हुआ है कि स्टैच्यू को फॉलो मत करो, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो मत करो, अगर ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, हमारे भारतीय संविधान के अगेंस्ट है, तो पार्लियामेंट के उस प्रोविजन को खत्म किया जा सकता है, वॉइड माना जा सकता है। और ऐसे केसेस में जो अगर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज कोई भी एक्शन लेती है बिना प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो किए, तो वो एक्शन वॉइड कर दिया जाएगा। इस केस में साफ साफ बोला था कि पार्लियामेंट इज नॉट द सुप्रीम बॉडी इन द कंट्री, where the constitution is the supreme, therefore the act of parliament or any statutory provision must not violate the provision of the Indian constitution। अब हम इसके बाद दूसरा जो है एक्सेप्शन वो डिस्कस कर लेते हैं। हाँ जी गाइस, तो गाइस जो दूसरी एक्सेप्शन है वो है एक्सक्लूजन बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। मतलब कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविज़न है जो कि प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करने से मना करते हैं, उसका एक्सक्लूजन करते हैं, तब भी ऐसा किया जा सकता है। अर्थात अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन ही पावर दे रहा है, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन पावर दे रहा है, किसी भी अथॉरिटीज़ को पावर दे रहा है कि आपको प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, तो वो बिना फॉलो किए अपना डिसीजन दे सकते हैं, कोई भी एक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर बात की जाए प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस की, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ये कोई इम्बॉडिड रूल नहीं है, ये किसी कोड में नहीं दिए हुए हैं, एक्ट में नहीं दिए हुए हैं, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे केसेस में बोला हुआ है कि जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 में इम्प्लाइडली दिए हुए हैं। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी एक्सप्रेस प्रोविजन जो है वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करने से मना करता हो, मतलब एक्सप्रेसली दे रखा है कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, तो वो वाला एक्सप्रेस प्रोविजन इस इम्प्लाइड प्रोविजन के ऊपर हमेशा प्रिवेल करेगा, उसको ही एक्सप्रेस प्रोविजन को फॉलो किया जाएगा, इसको नहीं फॉलो किया जाएगा। इसलिए हो सकता है बहुत बार ऐसा कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो ही ना किया जाए। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर मान लो हमारा भारतीय संविधान साफ साफ बोलता है कि जो गवर्नर है स्टेट के, वो प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट गवर्नर को अपॉइंट करेगा, और जो गवर्नर है वो प्रेसिडेंट की प्लेजर पे काम करेंगे। प्लेजर मतलब प्रेसिडेंट की खुशी पे काम करेंगे। प्रेसिडेंट जब मर्जी चाहे उनको निकाल सकता है बिना किसी रीज़न के, बिना किसी नोटिस दिए। तो प्रेसिडेंट ने कोई रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो नहीं किया, कोई गवर्नर को नहीं सुना, तो वो जब चाहे उनको निकाल सकता है, उसकी पावर है, उसको कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दी हुई है। मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर है, डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर है। अब प्लेजर का मतलब क्या होता है? किसी की खुशी में काम करना।
अब जैसे मैंने एग्जांपल दिया प्रेसिडेंट का, वैसे ही अगर इंडिया में बात की जाए तो हमारे पास सिविल सर्वेंट्स होते हैं, स्टेट के सिविल सर्वेंट होते हैं, सेंटर के सिविल सर्वेंट होते हैं, जैसे कि आईएएस अधिकारी सेंटर के, स्टेट के एचएएस अधिकारी, जैसे जो स्टेट लेवल के होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव काम करते हैं। हिमाचल में हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो होते हैं एसडीएम साहब वगैरह। अब जो ये होते हैं एचएएस अधिकारी, आईएएस अधिकारी, ये भी गवर्नर या प्रेसिडेंट की प्लेजर पे काम करते हैं। जो सेंटर लेवल के अधिकारी होते हैं वो तो प्रेसिडेंट की प्लेजर पे काम करते हैं, जो स्टेट लेवल के अधिकारी होते हैं वो गवर्नर की प्लेजर पे काम करते हैं। इन अधिकारियों को जो एचएएस ऑफिसर है, आईएएस ऑफिसर है, सेंटर लेवल पे आईएएस ऑफिसर, जो स्टेट लेवल पे हमारा हिमाचल प्रदेश स्टेट है तो एचएएस ऑफिसर। तो ये ऑफिसर होते हैं, इनको जो प्रेसिडेंट और गवर्नर है वो जब मर्जी निकाल सकते हैं, वो उनकी प्लेजर पे काम करते हैं, बिना इवन गवर्नर और प्रेसिडेंट उनको सुने बिना उनको निकाल सकते हैं। तो डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर है ना, तो ये कहीं ना कहीं रूल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस के एक्सेप्शन हुई, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने ही एक्सेप्शन दे रखी है। पर एक बात याद रखना कि जो ये होते हैं सिविल सर्वेंट्स, इनको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 311 के अंदर बहुत सारी प्रिविलेज दी गई है, इनको प्रोटेक्शन भी दी गई है। ये प्रोटेक्शन अलग बात है, हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, हम डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन भी बहुत बार जो है वो एक्सक्लूजन करता है रूल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करने के लिए, मतलब मना करता है, जरूरत नहीं है। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। अब तीसरा पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। हाँ जी गाइस, तो गाइस अगर हम तीसरे एक्सेप्शन की बात करें वो है एक्सक्लूजन इन केस ऑफ लेजिस्लेटिव एक्ट। तो ये सिंपल सी बात बोलता है कि जब भी लेजिस्लेचर्स लॉ बनाते हैं, इवन लेजिस्लेचर नहीं, जब भी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज अंडर द पावर ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन लॉ बनाती है, कोई भी लॉ बनाने में बॉडी है, कोई भी लॉ बनाती है, तो लॉ बनाने से पहले उसको किसी प्रकार की प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो नहीं करना होता। मतलब अगर मान लो लेजिस्लेचर जो है वो किसानों के लिए लॉ बना रहे हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं होता कि किसानों को पूछना है अपना बताओ, सभी बंदों को सुनना है, रूल ऑफ ऑडियल पार्टम, सभी पार्टीज को सुनना है फिर लॉ बनाना है। मतलब बोलने का कि लेजिस्लेचर एक्ट, जो भी लेजिस्लेचर लॉ बनाते हैं, लॉ बनाने से पहले उनको किसी प्रकार का नेचुरल जस्टिस, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करने की जरूरत नहीं होती। मैंने यहाँ लिखा हुआ है लेजिस्लेटिव एक्शन प्लेनरी और सब ऑर्डिनेट इज नॉट सब्जेक्ट टू रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस। प्लेनरी मतलब जो मेन लेजिस्लेटिव बॉडी लॉ बना रही है, या फिर वो सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन बन रहा है। सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन मतलब कोई एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज, मतलब सुप्रीम लेजिस्लेटिव अथॉरिटी पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेशन को छोड़ के भी और लॉ बना रहा है, सब ऑर्डिनेट लॉ बना रहा है। जैसे कि हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज लॉज बनाती हैं, आपको पता ही है, हमने प्रीवियस वीडियो में बहुत बार डिस्कस किया हुआ है। तो जब वो लॉ बनाते हैं तो उनको किसी भी प्रकार के रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करने की जरूरत नहीं होती। जैसे कि हमारे पास एक बड़े मशहूर फिलोसोफर हुए हैं पॉल सेंक्सन, इन्होंने कहा था ए मिनिस्टर और एनी लॉ मेकिंग बॉडी, कोई भी लॉ मेकिंग बॉडी है जो लॉ बना रही है, इज नॉट सब्जेक्ट टू रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस व्हाइल मेकिंग द लॉ। जब वो लॉ बनाते हैं तो उनको रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करने की जरूरत नहीं होती। वैसे ही बेड हुए, उन्होंने बेड ने बड़ा अच्छा बोला है कि देयर इज नो राइट टू बी हर्ड बिफोर द मेकिंग ऑफ लेजिस्लेशन वेदर प्राइमरी और डेलीगेटेड अनलेस इट इज प्रोवाइडेड इन द स्टैच्यू। मतलब बोलने का कि जब भी जो है लॉ बनाए जाते हैं तो राइट टू बी हर्ड किसी के पास नहीं होता कि लोगों को आओ और सुनाओ, या कोई सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दे रहा है तो कोई भी राइट टू हर्ड नहीं होता। एक बात याद रखना कि अगर मैं जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, एक केस हुआ, यहाँ केस लिखा भी है मैंने, चरण लाल साहू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। आप लिख लो चरण लाल साहू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, भोपाल गैस डिजास्टर केस है ये। इस केस में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो भोपाल गैस में बंदे बहुत ज़्यादा जो नुकसान हुआ उनको आप कंपनसेशन दो, कोई लॉ बनाओ उसके अंदर कंपनसेशन दो। तो हुआ क्या, भोपाल की जो मतलब वहाँ की गवर्नमेंट थी, लेजिस्लेटिव बॉडी थी, उन्होंने लॉ बनाया और उसके अंदर उन्होंने कंपनसेशन दिया। तो लोगों ने क्या किया, बाद में उस लॉ को चैलेंज कर दिया कि जो कंपनसेशन यहाँ पे लिखा हुआ है वो तो हमारे लिए कम है, हमसे पूछा ही नहीं, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो ही नहीं किया, हमें कम कंपनसेशन दे दिया, वो हमसे पूछते तो सही। मतलब बोलने का जैसे जो विक्टिम थे उन्होंने बोला कम दिया, और जो जिनको मतलब कंपनसेशन देने के लिए बोला गया था, जो ऑफेंडर थे उनको बोला आप कंपनसेशन दो। तो उन्होंने बोला सर हमें सुना तो है नहीं, हमारी तो बात नहीं सुनी, हमें सुनते ना हम कितना दे सकते हैं, आपने अपनी मर्जी से लॉ बना दिया। मतलब बोलने का कि डिस्प्यूट पैदा हो गया कि रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो नहीं किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो लॉ बनाया है लेजिस्लेटिव एक्ट है वो बिल्कुल वैलिड है। कभी भी लेजिस्लेटिव एक्ट बनता है तो उसके लिए कभी जरूरत नहीं होती कि आपको प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करना पड़ेगा, कि आप पहले सुनाओ
पहले सुनो दोनों पार्टीज को, फिर जाके लॉ बनाओ, ऐसी जरूरत नहीं है। जैसे आप समझ रहे होंगे कि भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद लेजिस्लेटिव बॉडी ने लॉ बनाया, उसके अंदर उन्होंने बोला कि इतना कंपनसेशन मिलेगा। तो मान लो कई लोगों ने उठ के बोल दिया कि सर हमें तो कम कंपनसेशन मिला है, कंपनसेशन डिसाइड करने से पहले हमें पूछ तो लेते। तो इसकी जरूरत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला पूछने की। लेजिस्लेटिव एक्ट जो है वो रूल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को एक्सक्लूड करता है। वो बिना प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो किए रूल बना सकते हैं, लॉ बना सकते हैं। वैसे ही अगर मान लो कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज लॉ बना रही है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के जरिए, जिसको पावर डेलीगेट की गई है, तो उसको भी लोगों को सुनने की जरूरत नहीं होती, वो बिना सुने लॉ बना सकते हैं। लेजिस्लेटिव एक्ट जो है और रूल ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को एक्सक्लूड कर सकता है। अब हम तीसरा पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, वीडियो को लाइक जरूर करें, अगर समझ आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, और अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो हमें आप व्हाट्सएप पे मैसेज करें, आपको नोट्स मिल जाएंगे। लेकिन नोट्स के लिए आपको कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा, ये पेड है, आपको कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा, वो नोट्स मिल जाएंगे। व्हाट्सएप नंबर मेरा ये रहा। हाँ जी गाइज, तो गाइज जो फोर्थ जो एक्सेप्शन है वो है एमरजेंसी। तो ये सिंपल सी बात बोलता है कि कई बार ऐसा होता है कि हमें एमरजेंसी सिचुएशन हमारे सामने आ जाती है, किसी भी व्यक्ति के सामने, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ हो कोई भी। तो एमरजेंसी सिचुएशन में भी प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करना जरूरी नहीं होता। तो अगर कोई एमरजेंसी पैदा हो गई है और बड़ा जरूरी है कि कोई एक्शन लेना, तुरंत एक्शन लेना, प्रॉम्प्ट एक्शन लेना। क्यों प्रॉम्प्ट एक्शन लेना है? क्योंकि उससे पब्लिक सेफ्टी होगी, पब्लिक हेल्थ के लिए वो जरूरी है। प्रॉम्प्ट एक्शन लेना बहुत जरूरी है। तो प्रॉम्प्ट एक्शन लिया जा सकता है इवन विदाउट फॉलोइंग द प्रोविजन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। जैसे कि आपको केस को बताता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। ये बाबूलाल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र सुप्रीम कोर्ट का केस है 1961 का। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोला कि अगर कोई व्यक्ति किसी सोसाइटी के लिए डेंजरस है, एक व्यक्ति बड़ा डेंजर है, वो किसी को भी मार सकता है, वो बड़ा खतरनाक है, तो उस व्यक्ति को इमीडिएटली डिटेन कर लेना चाहिए। और उसको अगर डिटेन किया गया है, जेल में रखा गया है, इमीडिएटली डिटेन कर लिया गया है और प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो भी नहीं किया है, उसकी कोई बात नहीं सुनी, उसको कोई सुनने का मौका नहीं दिया, तो ये वैलिड है, ऐसा हो सकता है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। इसके साथ साथ जो दूसरा है वो है नथुबाई वर्सेस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ये जो केस लो है ये 1959 का बॉम्बे का। इस केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या बोला था कि अगर कोई बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग जो डेंजरस है, मतलब बिल्डिंग है वो बहुत बड़ी बिल्डिंग है और वो कभी भी गिर सकती है, उसके गिरने का डर है, तब उस बिल्डिंग को खुद ही गिरा देना चाहिए और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अर्थात अगर कोई बिल्डिंग है वो बड़ी डेंजरस बिल्डिंग है और एमरजेंसी की सिचुएशन पैदा हो गई है, अर्थात वो बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है और लोगों को हानि पहुंचा सकती है, डेथ कोज कर सकती है, तो प्रॉम्प्ट एक्शन लेना जरूरी है। पब्लिक सेफ्टी के लिए जरूरी है, उस बिल्डिंग को गिराना पब्लिक हेल्थ के लिए जरूरी है, तो उस बिल्डिंग को गिराया जा सकता है बिना उसके ओनर की परमिशन लिए, ओनर को सुने। मतलब प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करने की जरूरत नहीं होती और आप गिरा सकते हो बिल्डिंग को। और इसी केस में कोर्ट ने बोला वैसे अगर कोई बिजनेस है, कोई व्यक्ति बिजनेस कर रहा है, ट्रेड कर रहा है और वो ट्रेड जो है सोसाइटी के लिए बड़ा हार्मफुल है, नुकसानदायक है, वो बिजनेस नुकसानदायक है, तो उसको भी इमीडिएटली बंद करवाया जा सकता है बिना प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को सुने। उस बंदे को जिसका वो बिजनेस है उसको सुने। जैसे मान लो आपके घर के पास किसी ने पोल्ट्री फार्म खोल दिया, उस पोल्ट्री फार्म से बहुत गंदी स्मेल आ रही है, आपके आसपास को रहना मुश्किल हो गया है, आप बीमार हो गए, घर वाले बीमार हो गए, बहुत लोग बीमार हो रहे हैं, तो इमीडिएटली उस ट्रेड को, बिजनेस को बंद किया जा सकता है इवन बिना ओनर जो है ट्रेड बिजनेस करने वाला उसकी बात को सुने, उसको प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो किए, उसको सुने बिना ही उस बिजनेस को बंद किया जा सकता है। एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज हो चाहे कोई भी अथॉरिटी हो, वो उस बिजनेस को बंद करवा सकती है बिना प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो किए। तो आई होप आपको ये समझ आ गया है। इसके बाद हम अब पांचवा जो एक्सेप्शन है वो डिस्कस कर लेते हैं। हाँ जी गाइज, तो जो पांचवा पॉइंट है, जो पांचवी एक्सेप्शन है वो है पब्लिक इंटरेस्ट। तो पब्लिक इंटरेस्ट जैसे नाम से पता चल रहा है, पब्लिक इंटरेस्ट अर्थात किसी कार्य को करने में पूरी जनता का इंटरेस्ट है, बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट है। तो पांचवी एक्सेप्शन ये बोलती है कि अगर किसी कार्य को करने से, अगर प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करने से पब्लिक इंटरेस्ट हार्म हो रहा हो, उसको नुकसान हो रहा हो, तब भी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस तुलसी राम पटेल के केस में क्या हुआ था, एक व्यक्ति जो था वो बोल रहा था मुझे राइट है हेयरिंग का, मुझे राइट है अब नोटिस का, राइट टू नोटिस है, मुझे सुनने का अधिकार है, मुझे नोटिस का अधिकार है। तो वो बोल रहा था कि मुझे जो है ना वो मिलिट्री में कितने हथियार हैं, जो मिलिट्री है हमारी वो क्या काम करती है, कितने हथियार हैं उसका पता करना है। तो कोर्ट ने बोला जो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए कार्य
खतरनाक हो हम वो आपको नहीं बता सकते। तो क्या हमारी मिलिट्री कर रही है, आर्मी क्या कर रही है, कितने हथियार है, ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा बताएंगे तो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। तो मतलब प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करने की जरूरत नहीं है इन केस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। वैसे मेनका गांधी वर्सेस ऑफ इंडिया केस में क्या हुआ था कि मेनका गांधी का पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था, इसको सुने बिना, इसको कोई नहीं सुना, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो नहीं किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला अगर पब्लिक इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो रहा हो कोई कार्य करने से, पब्लिक इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो रहा हो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो ना करने से, तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, पब्लिक इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होना चाहिए। तो पब्लिक इंटरेस्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इवन दो जो 5वां ये एक्सेप्शन है ये 4th के समान ही है, मिलती जुलती है, पर फिर भी अलग है, फिर मैंने अलग पॉइंट बनाया हुआ है, तो आपने अलग ही पॉइंट लिखना है। पब्लिक इंटरेस्ट नाम से पता क्या चल रहा है, पब्लिक इंटरेस्ट पूरी दुनिया का इंटरेस्ट। अगर आप कोई प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो किए बिना बहुत सारे लोगों का भला हो रहा हो, पब्लिक इंटरेस्ट हो रहा हो प्रोटेक्ट, तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करने की जरूरत नहीं होती। अब हम 6th पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो गाइस जो नेक्स्ट एक्सेप्शन है वो है इम्प्रैक्टिबिलिटी, अर्थात जब प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करना ही इम्पॉसिबल हो जाए, इम्प्रैक्टिकेबल हो जाए, तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करने की जरूरत नहीं होती। जैसे कि यहाँ लिखा भी हुआ है वेयर द अथॉरिटी डील्स विद द लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स इट इज़ नॉट प्रैक्टिकेबल टू गिव ऑल ऑफ देम अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। तो यहाँ लिखा हुआ है कि अगर कोई अथॉरिटी है वो बहुत सारे लोगों के साथ डील कर रही है, लाखों करोड़ों लोगों के साथ, और ये पॉसिबल नहीं है कि हर व्यक्ति को सुना जाए, देन यू हैव नो नीड टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। जैसे कि केस लो हुआ राधा कृष्णन वर्सेस ओस्मानिया यूनिवर्सिटी 1974 आंध्र प्रदेश। इस केस में साफ साफ कोर्ट ने बोला, इस केस में हुआ क्या था कि MBA का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम था वो कॉपी हो गई, उसकी वो लीक हो गया था, मास कॉपी हो गई थी। जब लीक हो गया तो इस एंट्रेंस को कैंसिल कर दिया गया बिना किसी एग्जामिनी की बात सुने, एग्जामिनी को किसी को सुना गया और कैंसिल कर दिया गया। तो कई जो व्यक्ति थे जो पढ़ के आए थे खुद, उन्होंने केस कर दिया कोर्ट में कि सर हम अच्छे से पढ़ के आए थे, खुद पढ़ा था अपनी मेहनत से, तो ये कैंसिल एग्जाम करने का क्या मतलब हुआ, हमारा तो एग्ज़ाम भी क्लियर है। तो कोर्ट ने बोला कि अथॉरिटी जो है वो कैंसिल कर सकती है एग्ज़ाम को, क्योंकि अथॉरिटी के पास पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो हर बंदे को सुने और पूछे तूने कॉपी किया और पता लगाए किसने कॉपी किया किसने नहीं किया, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो पूरा एग्जाम ही कैंसिल कर दिया, ये सही है। और इस केस में हर किसी लोगों को सुनने की जरूरत नहीं है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करने की जरूरत नहीं होती। वैसे ही बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड वर्सेस सुभाष चंद्रा सुप्रीम कोर्ट का केस है 1970 का। इस केस में भी ऐसे ही हुआ था कि बिहार बोर्ड का जो एग्ज़ाम था वो लीक हो गया था, वो उसकी मास कॉपिंग हो गई थी, कॉपी हो गया था वो। तो हुआ क्या, जो अथॉरिटी थी, जो मतलब एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाली अथॉरिटी थी, उन्होंने उस एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया और बोल दिया बच्चों को कि अगली बार आप एज ए सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम देना, सप्ली दे के आप क्लियर हो जाना, मतलब आपको सप्ली देनी पड़ेगी अगली बार, आप सभी फेल हो इस एग्ज़ाम में। तो कई बच्चों ने केस कर दिया कि सर ये क्या मतलब हुआ, हमें फेल कर दिया, हम अपनी मर्जी से पढ़े थे, अपनी मेहनत से पढ़े थे। तो कोर्ट ने बोला कि बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि इम्प्रैक्टिबिलिटी हो जाती है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करना। जैसे कि मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, बड़ा अच्छा लिखा हुआ है कि द एग्जामिनेशन, इस केस की बात कर रहा हूँ, द एग्जामिनेशन ऑफ ऑल सब्जेक्ट at the one center was cancelled on the ground of mass copying and the examinee were permitted to reappear at the supplementary examination. Before this order, opportunity of hearing was not given to the examinee concerned. The court held that the number of examinee was very large and it was not practicable to give all of them opportunity of hearing before passing the order. तो ये बात हमें याद रखनी है कि अगर बहुत सारे लोग हों और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करना इम्प्रैक्टिकेबल हो, तब भी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करने की जरूरत नहीं होती। ये भी एक इसकी एक्सेप्शन है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है लाइक कर दें, चैनल को कभी सब्सक्राइब कर दें। हम अब इसका नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। हाँ जी गाइस, तो गाइस जो नेक्स्ट एक्सेप्शन है वो है एक्सक्लूजन इन केस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब गोपनीयता। अगर किसी चीज़ को गोपनीय रखना जरूरी है, किसी के सामने लाने की जरूरत नहीं है, कॉन्फिडेंशियल चीज़ है, उस केस में भी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करने की जरूरत नहीं होती। जैसे कि लिखा हुआ मैंने, समटाइम्स द ऑब्जर्वेंस ऑफ रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस इज एक्सक्लूडेड इन द केस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। मतलब कई बार क्या होता है कि कई चीज़ों को गोपनीय रखने के चक्कर में भी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करने की जरूरत नहीं होती। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, यहाँ एग्जांपल दिया और मैंने लिखा हुआ है, इन केस ऑफ सर्विलियंस रजिस्टर्ड मेंटेन बाय द पुलिस इज ए कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट एंड नाइदर द पर्सन हुज नेम हैज बीन एंटर्ड इनटू रजिस्टर्ड नॉर एनी अदर पर्सन कैन क्लेम एक्सेस टू इट।
जैसे कि सर्विलेंस रजिस्टर जो है वो पुलिस मेंटेन करती है, उसमें कई लोगों के नाम लिखे होते हैं, तो उस रजिस्टर को ना तो कोई व्यक्ति क्लेम कर सकता है, मांग सकता है देखने के लिए, ना कोई और व्यक्ति, ना जिसका नाम लिखा हो वो बोल सकता है, ना कोई और बोल सकता है। मतलब वो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है, उसको नहीं दिखाया जाता, पुलिस नहीं दिखाती है उसको, जो सर्विलेंस रजिस्टर है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। तो रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। देखो गाइस, रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस अगर आपको समझ आ गया तो एक्सेप्शन आपके दिमाग में ऐसे बढ़ जाएंगी। पहले आप उसको समझो, मैंने वीडियो बना रखी है, लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो देखना, सारा क्लियर हो जाएगा। रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस अगर आपको समझ आ गया तो ये तो आपको पॉइंट ऐसे समझ आ जाएंगे सारे के सारे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपकी क्या सुजेशन है, आप क्या सुजेस्ट करते हैं, हमें क्या करना चाहिए अपने वीडियो को और अच्छा बनाने के लिए, अपनी सुजेशंस दें, हम जरूर फॉलो करेंगे उन सुजेशन को, ताकि आपको फ़ायदा हो, आने वाले टाइम पे आपको वीडियो हेल्पफुल बने आपके लिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नई वीडियो में।